अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है, फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है, सुबह का आगाज़ अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, आज बात करते हैं नाश्ते की अहमियत पर। जो लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं या अच्छा नाश्ता नहीं करते और पूरा दिन वो कितना भी अच्छा खा लें, यकीन करें उनकी हेल्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल एनर्जी जो है ना वो आपके नाश्ते में है। और अगर नाश्ते में आप अंडों का इस्तेमाल करते हैं और 2 अंडे खाते हैं तो फिर आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और जब आप इन बीमारियों से बचते हैं और आप ये फ़ील करते हैं कि नहीं, आपके ब्रेन में तवानाई है, आपका जो मेमोरी है वो बिल्कुल ठीक है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं, शॉर्ट टेम्पर मेमोरी लॉस आपको नहीं है, उसकी वजह यही होती है कि आप नाश्ते में अंडे खाएं। यानी कि गर्मी हो सर्दी हो, नाश्ते में जो लोग अंडों का इस्तेमाल करते हैं, एटलीस्ट 2 एग्स, जो 2 अंडों का इस्तेमाल करते हैं, तो डेफ़िनेटली उनकी हेल्थ को बहुत फ़ायदा होता है। ये उनकी जो प्रोटीन इनटेक है उसको पूरा करता है। जिन लोगों को ऑफिस वर्क करना पड़ता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इस तरह का हैट्रिक वाला काम करना पड़ता है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे बेहतर ये है। जो आईटी सेक्टर में हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो स्क्रीन पे टाइमिंग देने होते हैं, कंटेंट में है या किसी भी ऐसे क्रिएटिव काम में है, उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप रोज़ाना जो है वो अंडों का इस्तेमाल करें, 2 अंडे खाएं नाश्ते में। अब ये आपकी स्वाबदीद है कि आप उसकी योक जो है, जर्दी जो है, उसको अलग कर लें या आप जो है सिर्फ उसकी सफ़ेदी खाएं, इट्स अप टू यू। लेकिन अल्लाह ताला की इन नेमतों से फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ने जिस चीज़ में बरकत रखी है, जिस खाने में फ़ायदे रखे हैं, वो ज़रूर खाएं। अच्छा जी, ये तो हो गई नाश्ते के हवाले से बात की जी। नाश्ता हैवी करना चाहिए और अब वीकेंड आ रहा है तो इस वीकेंड पे भी आपने जो है वो जाना है और अच्छे से नाश्ता करना है। हेल्दी नाश्ता करने के बाद खाना जो है वो आप दिन का अच्छा खाएं, लेकिन डिनर थोड़ा सा कम किया करें, यानी कि बहुत ज़्यादा पेट भर के डिनर ना करें और ज़रूर वॉक करें। आपकी लाइफ जो है फ़िट रहेगी, कम से कम गैस्ट्रिक इशूज़ भी आपको नहीं होंगे। कराची की हालत पे बात कर लेते हैं। शाहिद आफरीदी हमारे स्टार भी हैं और ज़बरदस्त क्रिकेटर भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा वोकल भी हैं। कराची के हवाले से काफ़ी बात भी करते हैं। कराची में काफ़ी टाइम गुजारा उन्होंने, कराची में यहाँ रहे और राइट नाउ अब कराची के जो हालात हैं, कराची की जो हालत है, वो देखकर वो आबदीदा हो गए हैं। मतलब लाइक अब उन्होंने इस तरह से ना बरहमी का भी इजहार कर दिया है कि क्या हो रहा है कराची में। उनका जो कहना है वो ये है कि जी शर्मिंदगी महसूस होती है, कराची आखिर कब बदलेगा। अच्छा, शाहिद आफरीदी जो हैं उन्होंने हुकाम जो है उनसे बड़ा सवाल किया है और बात यही है कि ये पहली दफ़ा इन्होंने बात नहीं की है, ये इससे पहले भी बहुत दफ़ा शाहिद आफरीदी बात कर चुके हैं कराची की बिगड़ती सूरत हाल पर, कराची की बिगड़ती हुई सड़कों पर, कराची के उन हालात पर जो स्नैचिंग होती है, जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस हवाले से बहुत वोकल होके बोले हैं। बरहमी का इजहार किया है उन्होंने और जो है बहुत सवालात किए उन्होंने हुकाम बाला से कि जी कराची की हालत ज़ार जो है वो कब ठीक होगी। तो ये सारी सूरत हाल है और इस सूरत हाल पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्से का भी इजहार किया और सवालात भी काफ़ी ज़्यादा किए। एज़ यू नो कि वो जिस तरह से हमेशा से कराची के बारे में कंसर्न लेते हैं और कराची के बारे में बात करते हैं और इनफैक्ट कराची के अवाम के जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनमें से वो टैलेंट भी बहुत पिक करने की कोशिश करते थे कि कराची में जो क्रिकेटिंग टैलेंट है उसको भी, स्ट्रीट टैलेंट को भी आगे आना चाहिए। चलिए जी, ये हो गई वो खबर हमारे स्टार के हवाले से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, फिर करेंगे जी आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से कि जब भी कोई इवेंट होता है तो लोगों को बड़ी ज़रूरत पड़ती है और उन्हें ये अवेयरनेस नहीं होती कि वो अपने इवेंट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जब इवेंट प्लानिंग की हम बात करते हैं या फिर हम ये बात करते हैं कि आपने कम पैसों में, यानी कि आपका बजट भी कम है, लेकिन आपने एक अच्छा, एक मुनासिब इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, तो वो कैसे होगा। तो इस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ महक अली मौजूद हैं। महक अली ज़बरदस्त जो है वो इवेंट प्लानर हैं और बहुत अच्छे अच्छे इवेंट जो हैं वो प्लान करती हैं। इसके अलावा जो है कंटेंट क्रिएटर भी हैं। तो ये जो क्रिएशन है, ये जो क्रिएटिविटी है माशाल्लाह से, इसके लिए हम इनको बहुत सारी बेस्ट विशेस देंगे। इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम महक, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महक, ये बताइए कि इवेंट प्लानिंग जो है एक ऐसा काम है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को रखना पड़ता है नज़र में, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो है सोचना पड़ता है, एक एक चीज़ को अपनी जगह पर सेट करना पड़ता है। तो एक तो ये इसमें क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि जी किस तरीके से इवेंट प्लान किया जाता है, कौन से इवेंट के लिए आप लोग क्या चीज़ें अरेंज करते हैं और कम बजट में अच्छा इवेंट कैसे प्लान किया जाता है। जी महक। तो
पहले तो क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मेजॉरिटी होता है कि जो हमारा वेन्यू है कि वो इंटैक्ट, अवेलेबिलिटी, डेट, टाइम, दैट्स द मेन थिंग। बिकॉज अगर जब वेन्यू नहीं होता तो फिर वी कैन नॉट प्लान। उसके बाद फिर इस वेन्यू की एक्सेसिबिलिटी, बिकॉज हमारे 10 तरह के वेंडर्स होते हैं जो आते हैं। जब आपका लेबर आ रहा होता है, आप खुद जा रहे होते हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है। अगर कोई इवेंट फॉर एग्जांपल बीच पे हो जाते हैं, समंदर के पास हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सेसिबिलिटी, लॉजिस्टिक पूरी प्लान करनी पड़ती है। तो इट इज़ एन एंड टू एंड थिंग बेसिकली, कि आप जब कोटेशन फाइनल करते हैं टू द पॉइंट कि आपने इवेंट एग्जीक्यूट किया है, उसमें चाहे वो इलेक्ट्रिकल काम हो, लाइट का काम हो, चाहे वो वॉलंटियर्स अरेंज करने हो, ये सारी चीज़ें एंड टू एंड आपको करनी पड़ती है। और ये देखना होता है कि बाकी सब भी इसके साथ अलाइन है कि नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मेन्यू प्लान किया है तो फिर आप केटर से बात नहीं कर रहे, आपको मेन्यू और केटर और इंग्रेडिएंट्स में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप एक उठा के एक कोई भी क्या कहते हैं कैटेगरी उठा के इस पे काम कर लें। इवेंट प्लानिंग इज एंड टू एंड, सो यू डोंट गेट टू रेस्ट, बिकॉज जब तक इवेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, उसकी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो क्लाइंट्स आपको अप्रोच करते हैं उनकी तो कोशिश ये होती है, बल्कि सब यही चाहते हैं कि कम बजट में जो है वो अच्छा इवेंट प्लान हो जाए। तो ये बताइए कि किस तरीके से फिर आप जो है वो इसको मैनेज करती हैं महक? इट रियली डिपेंड्स कि क्लाइंट जब हमें बजट लेकर आते हैं ना, तो हमारे लिए इजी होता है कि जब हमें बजट बता देते हैं। अक्सर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं हमारा कोई बजट नहीं है, सही, तो हम फिर इनको बोलते हैं कि आप हमें बता देंगे व्हाट एग्जैक्टली, जैसे कोई आपके दिमाग में थीम होती है। बिकॉज अक्सर हमारे पास जो है वेडिंग से रिलेटेड आ रहे होते हैं जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, तो वो हम उनसे बोलते हैं भाई थीम बता दें। उस थीम में फिर हम मल्टीपल ऑप्शंस निकालते हैं और उनको बोलते हैं भाई ये फॉर एग्जाम्पल सर्टेन पैकेज है, अब आप बता दें कि इसमें ही रह के काम करना है, या आपको लगता है कि इसके अंदर और हम एलिमेंट्स ऐड करें। तो विथ व्हाट माय अप्रोच मोस्टली है कि मैं सेट पैकेजेस नहीं रखती। मैं क्लाइंट से बोलती हूँ कि आप मुझे ये बता दें कि आपको फॉर एग्जांपल थीम क्या पसंद है, या आप क्या किस थीम पे जाना चाहते हैं। या आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कहते हैं हमें खाने पे फोकस करना है, तो हम खाने पे बजट स्पेंड करेंगे, हम डेकोर पे स्पेंड नहीं करेंगे। तो हम उस हिसाब से भी काम करते हैं। तो वी लीव इट ऑन द क्लाइंट, एज वी डील, वी लीव इट ऑन द क्लाइंट। हम उनको ये नहीं बोलते कि जी हम फॉर एग्जांपल एक नंबर थ्रो कर रही हूँ कि 10 लाख से कम का इवेंट नहीं करेंगे। हम बोलते हैं हम कर लेंगे, लेकिन कम में कर लेंगे, लेकिन हमें फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्स कम करनी है, हम इस चीज़ को एनहांस कर लेंगे, ये चीज़ बजट में आ जाएगी। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करें, बिकॉज अक्सर इवेंट इंडस्ट्री में आई थिंक अगर आप खवातीन को देखें ना, तो दे वर्क ऑन डिटेल्स एंड दे अंडरस्टैंड द कस्टमर, क्लाइंट के उसका मूड क्या है और उसको किस तरीके से करना है। अक्सर ओवरलुक हो जाता है कंपनीज में, इंडस्ट्री में, एक क्लाइंट क्या चाहता है। तो यू नो ये तो हम कहते थे कि क्लाइंट को फलाना डेकोर चाहिए, बट उसको किस तरीके से चाहिए, क्या वो कंफर्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक सेट डिजाइन है, उसके अंदर वो कर्टन का अगर कलर है, तो इट रियली मैटर्स ऑन योर कम्युनिकेशन। एंड आई कैन से जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो क्लाइंट्स फिर एज अ फैमिली आपको ट्रीट करते हैं और फिर कोई मसला ही नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग इन वन पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि एक पेज पर अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा महक, वो चैलेंजेस बताइए कि भाई अब जो होता है ना रैंडम के ख़वातीन की ख्वाहिशात हैं कि भाई यहाँ पर भी बहुत सारे फूल होने चाहिए, या फिर बहुत अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, और ज़ाहिर है उसके लिए सब चीज़ों के लिए बजट लगता है। कुछ कहते हैं जी एंट्री जो होगी ब्राइड की या ग्रूम की वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। फिर किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं, क्या कुछ होता है, ज़रा ये बताएं, ताकि आपके जो आप क्लाइंट्स के तजुर्बात बताएंगी ना, उससे बाकी लोगों को भी अवेयरनेस होगी कि ये सारी चीज़ें होती हैं और इस तरह से बात करनी चाहिए इवेंट प्लानर से, या इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं इवेंट प्लानर के साथ। जी महक, आपको आवाज़ आ रही है? जी ऑनेस्ट, तो अब जो भी हमारे क्लाइंट आते हैं उसको पता होता है चाची मुझे आ रही है। मैं कह रही हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इस वक्त जो हमारे क्लाइंट आता है ना, वो अपना पूरा होमवर्क करके आता है, वो आपके सारे इवेंट्स भी देख के आता है, तो दैट पर्सन एक्चुअली नोस कि उसको क्या चाहिए। आजकल की ब्राइड्स माशाल्लाह से वेरी वेरी डिटेल ओरिएंटेड, अक्सर हमारे पास जो है डिजाइन भी आ रहे होते हैं। डिजाइन तो भी आ अब जब ऑब्वियसली मैं 2012 से काम कर रही हूँ, उस वक्त हमें बताना पड़ता था कि अभी ये चीज नहीं चल रही है, ट्रेंडिंग है, आपने इस पे काम करना है। बट ऑनेस्टली इफ आई से कि हम अपनी तरफ से ऑप्शंस दे ही नहीं पाते, बिकॉज वो ऑलरेडी सोशल मीडिया में एवरीबॉडी इज ऑन सोशल मीडिया। यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल इवन आपने इंडिया में भी कोई चीज अगर एक ट्रेंडिंग चल गई तो वो पाकिस्तान में भी चल जाएगी, पाकिस्तान में चल गई तो वो अमेरिका में भी चल जाएगी। So everybody is on social media and it is very easy now to work. तो brides
honestly when they're coming in, मुझे अब फिलहाल ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट यस देयर आर क्लाइंट्स हु वेरी लिटिल क्लाइंट्स जो आके कहते हैं कि आप हमें बताएं कि हम किस तरीके से करें, तो हम उससे पे सवाल पूछते हैं। जैसे हम जब क्लब्स में हम पैनल पे होते हैं तो कुछ क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं जी हमें इस हॉल में फॉर एग्जांपल इवेंट करना है, तो हम फिर उनको ये बता देते हैं कि जी इसमें एंट्रेंस हम कर सकते हैं, इसमें हम वॉकवे बना सकते हैं, इसमें स्टेज बना सकते हैं, अब आप बताएं आपको ये चाहिए। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि जी हमें पूरा हॉल कवर्ड चाहिए, तो हम कहते हैं ठीक है हो जाएगा। देखिए करना, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन इवेंट इंडस्ट्री, इट्स जस्ट, और इवन ऐसा भी होता है हमने लास्ट मिनट अरेंजमेंट्स भी किए हैं। जैसे अगर किसी क्लाइंट ने उठ के बोल दिया कि जी हमें अभी निकाह का पर्दा चाहिए, तो अब हम ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लोरल में काम कर रहे हैं राइट, तो हम फ्लोरल में जो है चीजें हमेशा एक्स्ट्रा ला के रखते हैं। अगर हमें बोलिए 100 चेयर्स है तो हम 150 चेयर्स रखते हैं। फूल अगर फॉर एग्जांपल एक स्टेज का है तो हम वॉकवे एंट्रेंस वगैरह के लिए भी एक्स्ट्रा फूल रखते हैं किलो के हिसाब से, कि कभी होता है क्लाइंट कहते हैं कि हमें ये चीज कम लग रही है, आप इसको थोड़ा इनहांस कर दें, तो हमारे जब वी वर्क इज कि हम चीजें एक्स्ट्रा रखते हैं, उससे हमें इतना भागना नहीं पड़ता। आउट ऑफ द ब्लू जो चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला जी अभी फॉर एग्जाम्पल हमें फ्रेम चाहिए, तो हम कोशिश जरूर करते हैं कि अगर 2-3 घंटे में फ्रेम अवेलेबल हो जाए। जैसे आजकल बहुत सारे लोग फ्रेम के साथ पिक्चर्स खिंचवाते हैं, इंस्टाग्राम की हो गई या इस तरीके से, तो उसमें हम कहते हैं कि इतना टाइम लगेगा, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। मना नहीं करते क्लाइंट को कि हम नहीं कर सकते, वी ट्राई आवर बेस्ट कि किसी तरीके से कर लेते हैं। और अक्सर ये हो जाता है कि अगर क्लाइंट को चीज़ चाहिए ही चाहिए होती है तो 2-3 घंटे में तो अरेंज हो जाती है, सही चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। अच्छा, जिस तरह से आप बता रही हैं महक कि क्लाइंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इतने वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, तो आजकल के दौर में तो आप किसी बच्चे को भी ये नहीं कह सकते कि जी आपको इसके बारे में क्या पता या आप इस बारे में कैसे जानते हैं, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया और फिर जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो उसका आपको कुछ ना कुछ पता होता ही है कि नहीं भी ठीक है इवेंट प्लान होगा तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये आपने रूफ बनानी है उसके ऊपर आपने कैसे फूल लगाने हैं, क्या चीज़ें आपने अरेंज करनी है। तो ऐसे क्लाइंट्स जो ऑलरेडी वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, जिनको आपको बताना ही नहीं पड़ता, वो खुद आपको बताते हैं कि जी ये चीज़ हमें चाहिए, तो ऐसे ये तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी एक चैलेंज होता होगा। मगर पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब भी हम कोई बहुत सारे इवेंट अटेंड करते हैं तो उसमें जो ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें रूफ नहीं होती या बहुत ज़्यादा हवा होती है या वो उस तरह से बड़े खूबसूरत टेंट्स के साथ जो है वो मैनेज किए होते हैं किसी अंदर अच्छी प्लेस पे, वो डू यू प्रेफर? आजकल का जो ट्रेंडिंग है स्टाइल वो क्या है फॉर वेडिंग? रूफ बिल्कुल मतलब पूरा कवर अप होता है? जी जी सीजन पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली समर्स में बहुत ओपन इवेंट्स होते हैं और विंटर्स में जो है बिल्कुल ऑब्वियसली लोग कवर चाहते हैं, बिकॉज सबके पास एल्डरली होते हैं घरों में, तो वो चाहते हैं कि उनको सर्दी ना लगे। बट कभी कभी ओपन इवेंट्स भी हो जाते हैं। बट फॉर मी आई थिंक एंड ओपन इवेंट में आपके पास चांसेस टू डेकोर बहुत ज्यादा होते हैं, बट अनसर्टेनिटी भी होती है क्योंकि आपको नहीं पता कि किस वक्त बारिश हो गई, यू नो चल गई, तो ये अनसर्टेनिटी बहुत है। बट अगर आप डेकोर पर्सपेक्टिव से कहेंगे तो आप एक कवर्ड एरिया में ज्यादा डेकोरेशन नहीं कर सकते। कोई हॉल हो गई हो गया या फिर कोई बंद जैसे मार्की होगी, उसमें सेट डेकोर होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। जब आप ओपन स्पेस में आते हैं तो ओपन स्पेस में आपके पास रूफ भी है, साइड वॉल्स भी है, एंट्रेंस भी है, मतलब यू नेम इट एंड इट इज देयर। आप हर तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो एवरीथिंग कम्स विद प्रोज एंड कॉन्स। एंड आई ऑल्सो सी कि जैसे हम कराची में रहते हैं तो कराची और लाहौर को अगर हम कंपैरिजन करें तो कराची में अब ट्रेंड थोड़ा मिनिमलिस्टिक भी चलना शुरू हो चुका है कि बहुत सारी ब्राइड्स चाहती हैं कि हम बहुत ओवर द टॉप डेकोर नहीं करें। ट्रेंड चला है तो, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर डेकोरेशंस नहीं होती। देयर आर ह्यूज एसएमडीज का बहुत ज्यादा ट्रेंड चलना शुरू हो गया। पीपल वांट टू यू नो डिस्प्ले एसएमडीज पे अपनी कोई अगर कोई स्टोरी, वेडिंग स्टोरी है या कोई उनकी पुरानी वीडियो है, दे वांट शोकेस दैट। अच्छा, लाहौर में ये है, अच्छा एक्सपीरियंशियल भी बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल अब लोग इवेंट्स में जैसे स्पेशली मायूं मेहंदी में की चेन्स बना दी, हम गिव अवेज का बहुत ट्रेंड चल गया, तो वो फेवर्स इस तरीके से बना दिए, जैसे स्टैंपिंग कर ली, लाइव पेंटिंग चल गई, तो एक्सपेरियंशियल बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया है अब कराची में स्पेसिफिकली। आपको ये आ गया, आपने पिक्चर लगा दी या ब्राइड एंड ग्रूम के लिए नोट लगा दिया या आपने छोटे फोटो फ्रेम्स बना दिए, ये एक्सपेरियंशियल बहुत ज्यादा हो गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कोई मैसेज छोड़ दिया, जैसे मैं एक वेडिंग में गई थी तो आई वेंट ओवर देयर एज अ गेस्ट, तो वहां पर उन्होंने एक वो कॉल बूथ रखी थी जिसमें यू हैड टू
रिकॉर्ड अ मैसेज ऑफ योर्स फॉर द ब्राइड एंड ग्रूम। सो इट बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग, और हर किसी ने जो है ना वो फिर सोशल मीडिया पे ऐसी ही ट्रेंड बनता है कि किसी एक बंदे ने किया। तो लाहौर के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो लाहौर में हम देखते हैं इट्स अ लॉट ऑफ लाइक डेकोर, लॉट ऑफ कलर्स एंड ऑल दैट। आई थिंक कराची क्योंकि इंडस्ट्रियल हब भी, यहाँ पे लोग काम भी मतलब लॉट ऑफ पीपल। महक, कराची में तो जो शादी हॉल्स जो बैंक्वेट्स हैं वो उनके प्राइस बहुत ज्यादा हैं, उनके प्राइस बहुत हाई हैं, मतलब यानी कि इससे लाख दर्जे बेहतर इन पर्सनली जो मुझे लगता है, लोग अगर बैंक्वेट से निकल के किसी इवेंट प्लानर से बात करके अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहें किसी भी सर्टेन प्लेस पे, तो मेरे ख्याल में वो उनको फिर भी कम बजट पड़ेगा। बट कराची के जो बैंक्वेट्स हैं दे आर सो मच एक्सपेंसिव। यस यस जी। तो बीइंग एन इवेंट प्लानर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप किसी मार्केट में जाते हैं ना तो उनकी एक सेट चीज होती है। इवेंट प्लानर ना एंड टू एंड देखता है। इवेंट प्लानर यहाँ तक कि मैं तो इतने जगहों पे ब्राइड के कपड़ों में भी इन्वॉल्व हो गई हूँ, ये डिजाइन अच्छा लग रहा है नहीं, बिकॉज इवेंट प्लानर का काम ही ये होता है कि वो हर चीज को एक साथ लेकर आके एग्जीक्यूट कराए। ठीक है, दिस इज व्हाट आवर जॉब इज। हाँ, क्योंकि आपने बड़ा जो है ना वो अगर कल्चरिस्टिक या आपने बड़ा ट्रेडिशनल सा जो है वो इवेंट प्लान किया हुआ है, वहाँ पर आपने वैसी चीज़ें लगाई हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आप एक्सपेक्ट करेंगी कि जो ब्राइड के ड्रेसेस हैं या जो ब्राइड का ड्रेस है वो भी उसी तरीके से जो है उसको कॉम्प्लीमेंट करे। तो मैं आपकी बात करती हूँ, ब्राइड्स को अलग बोलती है कि ये हमारे कपड़े का कलर है, तो आप बताएं इसे फ्लावर कौन सा अच्छा लगेगा। तो यू नो दैट्स हाउ वी आर वर्किंग, बिकॉज इवेंट प्लानर्स ना बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, एंड एवरीबडी यू नो एक कम्युनिकेशन रहती है। एंड देन आफ्टर इवेंट भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, दे बिकम रियली गुड फ्रेंड्स, और अक्सर तो मुझे लेटर्स भी मिले हैंड रिटन ब्राइड की तरफ से कि यू नो ये हमारा इवेंट अच्छा था। तो इवेंट प्लानर का काम ही यही है। इवेंट प्लानर बिल्कुल, और आपको एक फैमिली बन के उनके साथ में बात करनी पड़ती है, तभी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तभी एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है और कोई बहुत बेहतरीन चीज निकल के जो है वो सामने आती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 100%। तो अब जो कम बजट की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, कम बजट में अच्छा इवेंट प्लान हो जाता है अगर किसी का बजट 1 लाख है। सॉरी, ये मैं बहुत कम बजट बता रही हूँ, बट मैं जो है वो मिनिमम से ही आपसे पूछ रही हूँ, और किसी को कम लोग बुला के अरेंजमेंट्स कराने तो हो जाता है। कोविड में हमने ऐसी बहुत सारी शादियां की हैं जिसमें हमने कम बजट में किया था, और सिर्फ हमने हार्डली थोड़ा बहुत लाइक चेयर्स एंड टेबल्स की थी, और हमने थोड़ी बहुत रिकॉर्ड कर दी थी। डिपेंड्स अगेन के रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि देखिए कम बजट में अगर आप मुझे बोलें कि फॉर एग्जाम्पल लाख रुपए का बजट है और आप मुझे बोलें कि अगर 10 लाख रुपए की चीज करना है तो वो नहीं हो सकता। हम आपसे ऑनेस्टली मतलब ऑब्वियसली 1 लाख तो हमने एक नॉर्मल एक फिगर डाला है ना, 1 लाख में हम आपको ये ऑप्शंस बता देंगे कि कितनी चेयर्स रख सकती हैं, हम इस तरीके का स्पेस बना सकते हैं, ये मेन्यू होगा खाने का। तो दैट एक्चुअली यू नो हेल्प्स यू गेज कि आपने थोड़ा बजट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, और फिर क्लाइंट को समझ में भी आता है और क्लाइंट को फोकस भी। जैसे बहुत सारी बच्चियां आजकल आ रही हैं, वो कहती है हमें नहीं ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है, हमने मैक्सिमम लाइक 50-60 लोगों को इन्वाइट करना है, तो वो ऑब्वियसली आप फिर उसको केटर करते हैं। तो बड़े इवेंट्स जरूरी नहीं है कि आप छोटे इवेंट्स नहीं कर सकते हैं, बट देयर आर वेज एंड यू हैव टू लाइक वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बड़े वेन्यू पे नहीं जा रहे, तो अगर आपके घर में गार्डन है हम उसमें कर लें, तो उससे क्या वेन्यू की कॉस्ट बच गई। ठीक है, अगर हमने जो है बहुत ज्यादा हैवी लाइटिंग नहीं करनी, एम्बियंस लाइटिंग ऐड नहीं करनी, तो हम बोलेंगे भाई हम कुछ जगह पे एम्बियंस करेंगे, कुछ जगह पे लाइटिंग करेंगे। मेन्यू अगर 6 आइटम्स हैं तो हम उसको 3 आइटम्स कर देंगे। मतलब चीजें कम करके बजट मिनिमाइज करके उसको उसी तरीके से अच्छा सा जो है वो आप सेटल कर देंगे, ताकि लोग जो है कम बजट में भी अपना इवेंट एंजॉय कर सकें, और वही सारी फैसिलिटीज और वही सारी चीजें करते भी हैं। दे वांट टू डू दिस, दे वांट टू ट्रैवल। तो ऐसा नहीं हम उनको बोलते हैं कि नहीं ठीक है क्योंकि आपको बजट कम नहीं कर सकते, हम पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं, उनकी फिजिबिलिटी के हिसाब से आप लोग अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच महक फॉर योर प्रीशियस टाइम। और बड़ी ज़बरदस्त महक ने गुफ्तगू की, और बात वही है कि हम जब बात करें सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पर मिल जाएं तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये जो ओपन इवेंट्स होते हैं ना, इसकी डेकोरेशन अमेजिंग होती है। आप देखें कि आप चलते जाते हैं, वॉक करते जाते हैं, और आपको पता चलता है हर जगह पर कुछ ना कुछ ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो डेकोरेट हुई होती हैं। लेकिन बात वही होती है कि मौसम का भी ख्याल रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड लाइक बारिश है एंड ऑल दैट, या फिर तेज़ हवा चल जाए तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कंपैरेटिवली जो बैंक्वेट्स हैं वो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट कराची, वो एक्सपेंसिव हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन ये भी है कि वो जैसे महक हैं इस तरह के इवेंट प्लानर से अगर बात करें तो वो कम बजट में भी इनको अच्छा इवेंट डेकोरेट करके प्लान करके दे सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको आज ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो भाई अब आपको मिलवाते हैं दो ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ से जो इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है। और जिस तरह से आपको पता है कि हम हमेशा कल्चर की बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि कल्चर एक्सचेंज होता है तो कितना एक्सपोजर होता है और कितना कुछ सीखने को मिलता है। और पाकिस्तानी टैलेंट जो है जिस तरीके से पूरी दुनिया में मशहूर है कि हम लोग बहुत टैलेंटेड है, वैसे ही हम लोग बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इस बारे में कि हमारी हॉस्पिटैलिटी और जिस तरीके से हमारी मेज़बानी है या जिस तरीके से हम सपोर्ट करते हैं बाकी टैलेंट को भी। तो ये कल्चर एक्टिविटीज़ जो है इस तरीके से होनी चाहिए। और आज इसी हवाले से जो है दो बड़ी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। एक जो पर्सनालिटी हैं वो तो पहली दफ़ा जो है किसी भी टेलीविज़न के ऊपर आ रहे हैं, पहली दफ़ा किसी को भी अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। उनसे मैं ज़रूर आपको मिलवाना चाहूँगी। ये हैं जी मिस्टर एंड्रियस शिकोफर, डायरेक्टर जर्मन कल्चर सेंटर हैं गोएथे इंस्टीट्यूट से। और उनके साथ जो हैं वो हैं मिस्टर एमेनुअल जो कि डायरेक्टर फ्रेंच कल्चर सेंटर एलाने फ्रांसिस से ताल्लुक़ रखते हैं। इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? Good morning. Hello there. Thank you for having us. Great chance. My pleasure that you came to my show. How are you, sir? Fine, thank you. Very nice to be here again. And thank you for your Yes, my hospitality. pleasure. So, what's up? What are you doing these days? What's happening in the culture activity? What's happening, to promote the talent? Yes, on the premises on the Alliance Française, Yes. we have the Goethe Institute now, and we have some binational activities like the Cine Club. But the big news today is that Andreas is leaving us after a few years. So we will celebrate this when he will be gone. Why celebrate, sir? No. Why celebrating? It's really sad that you're leaving. I was here 2.5 years, and usually we stay between 2.5 and 4 years. Okay. So my term is coming to an end, and I'm moving on. Okay. And I'm very happy that I could be here and live through so many things in your country that happened in the last 2.5 years. I'm really surprised of the People. the big variety of cultural activities you have. When I came here, I had no idea what I'm marrying into, and now I'm really happy to see really you guys great. are thriving. Yes, That's really good. especially the culture festival in the fall, where we both put most of our resources in. Aman Shah is a genius, and his team, his wonderful team, and we do they a are doing lot great, with them. great work. Yes, they are doing great work. So, sir, tell us something about your journey. How did you find Karachi? How did you find Pakistan? And what are you doing in the related to the culture activities? Well, I came here basically from Japan, so the jump was quite substantial. Okay. And I had to adapt very quickly because Okay, that's great. the Japanese are sort of more reserved, more quiet, a little bit just living in their own world. Yes. And here everything is out on the marketplace, everything is a public affair. So I had to change my attitude a little bit, which I did within a few weeks. So I must say, I adopted. My stomach didn't adopt so well because the Japanese don't use spices like you do. So that took a few months. Okay. But other than that, I was very happy. I found a place in Old Clifton, an older, wonderful apartment building. And I made it my own, and I really called it home. Okay, I'm very happy here. That's really great. तो सर इज सेइंग कि सर जब यहाँ आए तो वो जापान से यहाँ पर आए और जाहिर सी बात है कल्चर थोड़ा सा उनको डिफरेंट लगा। स्पाइसी खाने वहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर जो है वो ज़्यादा स्पाइसी हम खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको कल्चर को अडॉप्ट किया, एंड ही इज़ रियली हैप्पी टू हियर कि उनको यहाँ का कल्चर हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे लगे। तो सर व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कल्चरल एक्टिविटी एंड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर प्लानिंग? Well, we have a common location, the Frenchenal, since about 3 years, and we are expanding our presence in this location to make it more accessible to more people, not only for learning French or German, but also for joining our video and movie club, which takes place twice a week, twice a month. Right. And we also do, of course, in the season, that means in the fall and in the winter, a lot of activities with now the Biennale in January, especially the French have given your auditorium again, correct? Sir, what's the event? The Karachi Biennale for Contemporary Art is
We are partners with them, so we will host them as a good partner that we've been for a few years. So they will come in on our premises in the gallery, and they will use the patio, and that for the Karachi Biennale. And we'll have also the Literature Festival and the Karachi Literature Festival. Yes. We are partners with every cultural event that is willing to be partners with us, because we are seeking exchanges among people among the world. Yes. So we always say yes to things. We also have our proper small events like game nights or flower arrangements, because it's a lively place. That's really great. So culture exchange करना ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप एक दूसरे के कल्चर से सीखते हैं, एक दूसरे के टैलेंट से सीखते हैं, आपको पता चलता है जी क्या हो रहा है दुनिया में और किस तरीके से जो है डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं. सर, टू एक्सचेंज कल्चर like Pakistan, French and German, you know, that's really beautiful to exchange culture, to work together, you know people, you know, people to people contact, you know, we learn from each other that what they are doing, what we are doing, what we are thinking, what's the creation and creativity. So what do you think about that? Well, actually, Goethe Institute was founded after the Second World War, where Germany obviously, and for the right reasons, got a very bad image. In order to make people again get interested in German culture and in German music, dance, literature, and not only see us as a warring nation, which in the in First and Second World War really did a lot of very bad things. So Germany established the Goethe Institute as an organization for bringing more knowledge about Germany to the world. We have 150 institutes all around the world, and we have about 1 million people taking exams to study in Germany. And we have about 250,000 students studying at our place. Huge not number. In the world. Acha. Here in Pakistan, it's about 15,000 exams we take every year. Mostly for people who go to Germany to study. That's really great. That's really great. Sir is saying कि यहाँ से भी जो है almost 50,000 people, you know, 50,000 people. 15,000 exams. 15,000 जो है वो एग्जाम्स होते हैं, फिर लोग जाते हैं और जर्मनी स्टडी के लिए भी जाते हैं. एंड यू नो दैट्स रियली ग्रेट टू नो कि आपकी ओवरऑल अगर आप कहीं जाते हैं तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, आप कल्चर एक्सचेंज करते हैं, आप करियर बनाने या पढ़ने के लिए जाते हैं, वट एवर योर गोल्स एंड अचीवमेंट. सो सर, व्हाट्स योर प्लान, what are you doing next, you know, what do you want to do something better, you know, कि this year we want to do this, you know, well, we have a plan like that. Yes. This year, again, the International Arts Festival, we are putting most of our resources in. We have a jazz group coming. Right now we have 2 technicians from the Arts Festival in Germany for a capacity building workshop in one of the best theaters, where one lighting technician and one sound technician for 4 weeks study state-of-the-art technical advancements and bring it to the festival, so your festival can shine even more. That's which really we great. Really, That's we should really really great. be proud of. It's a great festival. When I came such here, a work hard. Yes. And they're really expanding, and that is my greatest joy here, to help this festival grow into such a big dimension. And Biennale is also very good. We probably bring at least 1 artist, maybe 2. But the big thing will obviously be the expansion of our place. We are been planning now for 2 years that our place will be more friendly to our customers, bigger venues, bigger places to eat, drink, and study. And this is coming up very shortly, so stay tuned for some good news on that. It's just now in the bureaucratic we are process. excited. Yes, we are excited that what's coming up next. Sir, what is the preparation, what is the plan?
ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद जो है इस फेस्टिवल के हवाले से पता करते हैं कि जी क्या कुछ प्रिपरेशंस हैं. यू नो दे आर सेइंग कि दे आर डूइंग वर्क हार्ड और 4 वीक्स बिफोर ही जो है वहाँ पर लोग जा रहे हैं एंड यू नो दे आर चेकिंग कि क्या कर सकते हैं, व्हाट दे कैन डू बेटर एंड बेटर. सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं. वेलकम बैक. तो 2 बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर एंड्रेस और मिस्टर एममानुएल यहाँ पर मौजूद हैं. तो उनसे हम बात कर रहे हैं फ्रेंच कल्चर एक्टिविटी के हवाले से, जर्मन कल्चर एक्टिविटी के हवाले से. ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ भी जब कंबाइन एक्टिविटीज़ होती हैं, जब कंबाइन कल्चर एक्सचेंज होता है तो यू नो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं. तो सर से पूछते हैं कि फ्रेंच डेज़ जो हैं उसके हवाले से मैं बताएँ कि क्या हो रहा है. सर टेल अस समथिंग अबाउट दैट फ्रेंच डेज़ एंड दैट आर्ट कल्चर activity and that event also. Yes, there's always something happening at Alliance Française. In August, of course, it'll be a little quiet, but for the International Language Day, we have 2 rappers from France that will be exchanges with rappers from Karachi, and they'll have a small concert and workshops. And then a very nice pianist coming in October, and she'll have concerts at Alliance Française and maybe somewhere else like Arts Council. Well, a program that we will advertise on our network. Right. Sir, what's the response of the people? You know, you're doing great things, and you know, you're doing work hard, and you know, you're promoting culture and all. So, what's the response of the people? Demand is outstripping supply by tenfold. We're really crushed with people who either want to study in German, learn German, or know more about possibilities to work there. Yes. And the cultural part, which we both are very proud of, however, is sometimes a little bit in the background because people really have a aspiration to learn in Europe and make it in Europe. Yes, yes. So we are like the first step to go there before they go to the visa department in our representations, and so we try to tell them in those classes what awaits them, what is the reality in Germany, not paint a rosy pictures the private schools are painting. They just sell it, and then you know we try to tell them, look, this is not going to be easy. You have to be on time. You have to be extremely professional. Yes. You're not going to be just, if you come 3 times late for work, you are out. And there's no negotiation of this. Right. You know, our compliance rules are a bit tougher than here, I must say, after 2 years. And so we have to get them streamlined a little bit to survive there. And that's also what we do in our classes, because you know, we show. But I think our youth and Gen Zs and young people completing their requirements, you know, they are more enthusiastic that okay fine, we can do that, okay fine, we'll do that, okay we'll reach on time, you know, we have to be professional. I think things are going to change now. I sincerely hope so. I just know we get the feedback from German companies and stuff and say, can't you tell them this? Can't you tell them that? You know, they have to fit in a work environment, and we want to make it easy for them. We don't want them, when they come to Germany, to have problems. So we're just sort of an early check institution for them. Culture, if we talk about the culture, you know, a lot of people join French culture, you know, they want to learn. A lot of people join German culture, they want to learn. So how did you find them? How did you find Pakistani talent? You know, they are very talented. We are very talented people. We have a lot of talent. Yes, we know our environment, so that they come to us and we go towards them. And for example, as an exchanges, in October we'll have 8 Pakistani artists going to France for a month in 8 separate institutions where they will work as a art residency. And also apart from this, we'll have 2 people from the Pakistani institution going to France for 2 weeks
just to see how we work, and we'll ask them how they work, so we can exchange the way we work on the art industry, as we call it now. Yeah, really, really. And बात वो ये कि जब इस तरीके से टैलेंट पिक करते हैं या टैलेंट एक दूसरे के साथ काम करते हैं ना, तो जब आप आर्ट्स काउंसिल जाते हैं तो आपको पता चलता है कि पीछे कितनी मेहनत हुई हुई है. डू लॉट ऑफ वर्क हार्ड एंड यू नो दे आर डूइंग ग्रेट. सर, you obviously you live in Karachi, so now you're going, so I will ask you about memories, friends, people, yeah. On the corners of my mind. Yeah. Song by Barbra Streisand, very famous one. Yeah. No, memories are great. I must say, I leave here absolutely content. I did what I was supposed here to do. Get a plan for this new common location and change the staff a little bit, and now we are at the point where I'm happily giving this to my successor, a wonderful man who comes very soon. He is now our director in New York. He worked before as a director in Ramallah, so he knows challenging countries and environments. So he's really looking forward to coming here and finishing our common project. And I'm leaving, and I know I will come back because I made so many friends here, really good friends. And my staff, for example, I never forget. Yes. They were extremely enthusiastic and energetic, and whatever it was, there was somebody who knew a solution. That is one of your traits. Yes. You always find a quick solution for every problem that comes up. Yes. I mean, I was like, how did you fix that? We are like that, you know. We'll manage. Yes, we can manage. yes. We'll do So that. that Don't worry. Yes, was you know. fantastic. Yes, that's really. our specialty कि हम लोग जब कोई भी चीज़ का solution चाहिए तो we कहते हैं we can manage, you know. Don't worry at all. हम कर सकते हैं. We can do that. So sir, you watch drama, movies, entertainment side in Pakistan? We actually do German plays, and we translate them into Urdu. And we perform them here in local theaters, not only at the Arts Festival, but also at other venues, especially for kids, because kids love theater. Really? And yes, we they have do. a lot of children's plays and also adult plays translated into Urdu to see what our storying tradition is. You have a wonderful storying tradition here. We had a lot of storytelling events. Yes. And we do that every year. 3-4 German plays are being translated, and we do that. It's fantastic. And of course, I did not immerse too much into your music scene because my ear is really, at my age, completely different tuned. And I like to move. And you only move at, it seems, at weddings. That's the big movement event. Okay. But other than but that, that's different too. I know. I went to a wedding. That's really different. Okay. Sir, you came first time in any TV show. Thank you very much. Thank you. Any message for my viewers and also message? Emerald sir, first, sir, you. Yeah, for me, started from you. For your country in this difficult situation and geopolitical situation, I wish the young people just keep your chin up and your spirit free, and you will succeed and go very far. That's really great. Sir, message. Yes, we always say to young people that want to go abroad to study that they're welcome, but mostly in their everyday life to be enthusiastic, not looking at the trouble always in the world. Life is possible, and a good life is Thank you very much. Thank you very much for coming. Thanks sir. So these are the personalities हमने आपको, और मिलवाने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि आप लोग पसंद करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि जो कल्चर है उसके बारे में बात हो, जो कल्चर एक्सचेंज है उसके बारे में बात हो, किस तरीके से दूसरों का कल्चर जो है वो हम जब मिक्सअप करके कंबाइन करके प्रेजेंट करते हैं तो कितनी खूबसूरत चीज़ें बनती हैं. सो ये सिचुएशन जो है, ये जो सारी सूरत हाल होती है ना, इस पर आप लोगों के कॉमेंट्स हमें ज़रूर चाहिए होते हैं कि आप लोग कितना पसंद करते हैं और आप लोग मज़ीद क्या कुछ डेवलपमेंट देखना चाहते हैं कि थिएटर में क्या कुछ होना चाहिए, आर्ट से रिलेटेड मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मिलवाएंगे आपको एक और पर्सनालिटी से. स्टे विद अस.
वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं केक ट्रेंड्स के हवाले से। आपने देखा होगा कि ज़बरदस्त इवेंट होते हैं, इतने प्यारे प्यारे इवेंट्स होते हैं, और उसमें कभी किसी की एनिवर्सरी है, कभी किसी की वेडिंग केक है, किसी का बर्थडे है, या फिर लोग इन जनरल या फिर वैसे ही लोगों को आपस में बहुत सारे जो है वो गिफ्ट्स के तौर पर केक भी भेजते हैं, और कुछ लोग ऑनलाइन केक ऑर्डर करके भी गिफ्ट्स के तौर पर भेज देते हैं। और वैसे भी घर में बैठे बैठे भी अगर क्रेविंग होती है कि जी केक मंगाना चाहिए और केक खाना चाहिए, तो आप एक ऐसा ही केक ऑर्डर करते हैं जो ट्रेंडिंग में हो, जिसका स्टाइल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ हो, तो आपका दिल करता है कि जी केक खाया भी जाए। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि प्रेजेंटेशन के साथ इसकी जो टॉपिंग होती है उसके साथ ये डिलीशियस भी हो। तो इस पर बात करने के लिए जो है इस वक्त हमारे साथ रिदा हसन मौजूद हैं, जो कि कुकिंग एक्सपर्ट हैं, और जितने भी केक के हवाले से जो नए ट्रेंड्स हैं, जो स्टाइल हैं, वो फॉलो करती हैं कि क्या जो केक है वो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे होने चाहिए, और कौन से ट्रेंडिंग केक्स हैं जो कि वो हमें बता सकती है। तो इस पर बात करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रिदा, केक बेकिंग जो है एक बड़ा ज़बरदस्त काम है, और फिर इसको प्रेजेंट करना और फिर इसको किसी के लिए बनाना, ये और भी बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। कि आप जब खुद के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, फैमिली के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, तो चलें आपने जो दिल चाहा उस हिसाब से जो है उसकी प्रेजेंटेशन रख ली, टॉपिंग कर दी एंड ऑल दैट। बट जब आपको कोई ऑर्डर मिलता है या क्लाइंट्स आपको कहते हैं कि जी रिदा आपने इस तरह का केक बना के देना है, ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश यही होती है कि कुछ डिफरेंट हो। अगर मैं केक की बेकिंग या केक ट्रेंड्स के बारे में बात करूँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ट्रेंड जो है वो स्टैटिक है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ विशेज़ होती हैं, और उसके हिसाब से जो है वो केक बनवा रहे होते हैं। कुछ लोग पिक्चर्स लगवा रहे होते हैं, कुछ लोग मैसेज लिखवा रहे होते हैं, कुछ लोग कोई भी मतलब एनीथिंग दे वांट कि जी ठीक है हमें तो केक में ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आप बताइए कि ज़्यादातर डिमांड क्या है आजकल? लोग जब केक ऑर्डर करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं आपको साथ में कि ये सब चाहिए रिदा? हाँ, बेसिकली सबसे पहले तो ये डिमांड होती है कि एक तो हमारा वेदर जो है थोड़ा सा हार्श है, तो हमारा केक एंड तक बिल्कुल सेरेमनी तक बिल्कुल सेट रहे, और उसमें कोई भी ऐसी इश्यूज ना आए जिससे टेस्ट खराब हो या वो मेल्ट हो जाए। लेकिन बेसिकली सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि लोगों को जो डिज़ाइंस चाहिए होते हैं वो फॉन्डेंट के चाहिए होते हैं, लेकिन उनको केक जो है वो क्रीम का चाहिए होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन बस ये है कि हमारे पाकिस्तान की तरह एक ये चैलेंज और आ जाता है कि बटर क्रीम केक्स जो हैं वो हम इतना कन्वीनियंटली नहीं बड़ी गैदरिंग्स के लिए बना सकते, क्योंकि हीट की वजह से वो ज़रा मेल्ट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो काफ़ी ये डिमांडिंग सी जॉब है, और इसमें ये कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, लेकिन थोड़ा सा ये है कि हमारे लोग अब एजुकेटेड हो गए हैं इंस्टा वगैरह की काफ़ी फीड और ये रील्स देख के, तो वो समझ जाते हैं। हैव टू टेक टाइम एंड डिस्कस विद देम, तो पूरा पहले उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि अच्छा भैया आपकी रिक्वायरमेंट है, तो इज इट पॉसिबल भी है या नहीं है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि काफ़ी डिमांडिंग सी जॉब है, बट इवेंचुअली लोग समझ जाते हैं, बिकॉज लोग जाहिर है तो खुद भी थोड़ा सा इन द नो दे आर के भाई ये हो रहा है और ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फिर इवेंचुअली जब उन्हें एक पिक्चर क्रिएट, मेरी आदत है मैं स्केच बना के दिखाती हूँ, तो इवेंचुअली दे आर कंफर्टेबल कि हाँ ठीक है आप सही है, आप बना ले, आपको पता है। इस तरह सही चैलेंज है। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन से आपको केक लगते हैं? बर्थडे वाले, वेडिंग के, या फिर इन जनरल जो एक दूसरे को तोहफे भेज रहे होते हैं कि केक भेज दिया किसी के घर पे एंड ऑल दैट, कौन से आपको चैलेंजिंग लगती हैं चीज़ें? बर्थडे केक्स आई थिंक सबसे ज़्यादा डिमांड की हाँ। है, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी वो होती है, क्योंकि केक मैंने जैसे आपको बताया कि हाँ। वेदर की वजह से हम बहुत हेवी केक नहीं बना सकते, जबकि ऑल बर्थडे केक्स आर थीम्ड। अब उसमें बहुत हैवी फॉन्डेंट भी यूज होता है, और उसमें फिर उनको ये भी होता है अच्छा बहुत स्वीट भी फ्लेवर नहीं आए, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, अगर डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गेट टू स्वीट। फिर उनकी ये डिमांड होती है कि अच्छा बच्चों के साथ बड़ों ने भी खाना है, तो इतना स्वीट है तो ये हमें पसंद नहीं आएगा। तो फिर इवेंचुअली फिर उनसे डिस्कशन के बाद यही डिसाइड होता है कि भाई आप एक स्मॉल केक जो है वो आप थीम के हिसाब से बना लें, और एक जो है वो गेस्ट को सर्व करने के लिए बनवा ले, तो फिर इस तरह दो केक्स बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल हाँ, सही। बिल्कुल है, सही है। यानी फिर हम जब केक कटिंग सेरेमनी है तो उसके लिए एक छोटा केक बनवा लिया जाए, और फिर जो गेस्ट हैं उनके लिए जो है अलग से केक बनवा लिया जाए, ताकि वो डिलीशियस भी हो और वो अच्छे से सर्व भी हो जाए। अच्छा, एक मिथ है केक के हवाले से, एक मिथ है जो मैं आपसे ज़रूर जो है ना वो पूछना चाहूँगी
कि जो डेकोरेटेड यानी कि जो प्रेजेंटेबल टॉपिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें जिन केक्स के ऊपर होती हैं वो इतने डिलीशियस नहीं होते, लेकिन जो केक सादे होते हैं वो बड़े डिलीशियस होते हैं। सही है ये बात, ठीक है? नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ। देखिए डिपेंड करता है आप बनवा किससे रहे हैं। अगर उसकी ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छी है, देखिए मेन डिफरेंस पड़ता है क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स से। हाँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि देखें ये केक हमें 5000 में कोई बना के दे रहा है, बट डेफिनेटली वो अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करेगा, लोकल करेगा, इंटरनेशनल करेगा, उससे कम्प्लीटली एक पिक्चर चेंज हो जाती है। तो डेफिनेटली आप जितने लो कॉस्ट पे जाएंगे, फिर बनाने वाले मोस्टली क्या करते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं कॉस्ट को, चीप इंग्रेडिएंट्स यूज कर लेते हैं। उसकी वजह से बेसिकली केक का टेस्ट खराब हो जाता है। इसलिए ज्यादातर नहीं होता कि प्लेन केक है या इवन द सिंपलेस्ट केक कैन बी मोस्ट डिलिशियस, जो हमारे बटर केक्स, टी केक्स जिन्हें कहते हैं, अगर आप वो प्रॉपर के साथ बनाएं, अच्छे बटर से बनाएं, तो देखें देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। इतना अच्छा फ्लेवर उसमें से आ रहा होता है। लेकिन डेकोरेटिव केक्स भी बहुत ज्यादा डिलिशियस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि क्लियर हो पिक्चर बनाने से पहले कि मेरी तो एटमोस्ट प्रायोरिटी फ्लेवर ही होती है, इसीलिए मैं डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ हमेशा क्लाइंट से कि भाई थोड़ी सी ये चीज़ हम एडजस्ट कर लेते हैं, दिस विल बैलेंस द होल केक, तो वो मान जाते हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्लाइंट्स उस तरह थोड़ा उनको वो कन्विंस बस करना पड़ता है, वरना अदर देन दैट वो समझ जाते हैं कि हाँ अगर केक की क्वालिटी अच्छी है, इंग्रेडिएंट्स अच्छी हैं, तो उसकी एक कॉस्ट होगी फिर। राइट अच्छा, तो अब आप जब केक बना रही होती हैं और रोज़ाना कुछ ना कुछ नया डिज़ाइन करना है, रोज़ाना कुछ ना कुछ क्रिएटिव है, या फिर ऑन डिमांड आप चीज़ें कर रही होती हैं, तो ये बड़ा एक्सपेंसिव रहता है। मतलब अगर कोई घर बैठे, बहुत सारी ऐसी खवातीन है ना जो केक बनाना जानती हैं, केक बेक करना जानती हैं, प्रेजेंटेशन के साथ सर्व भी करना जानती हैं, तो क्या बड़ा एक्सपेंसिव रहता है ये? और मतलब जितनी डिमांड होती है उसके हिसाब से ये एक अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केक बेकर्स हैं जो पर्सनली जिनसे जब मेरी बात हुई तो वो कहते हैं नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, और फिर अगर हम इसको स्टार्ट भी करें, एज बिजनेस स्टार्ट भी करें, तो वी डोंट नो कि वो जो आप जो उसमें कॉस्ट लगाते हैं वो कॉस्ट के अकॉर्डिंगली लोगों को अच्छा भी लगे या नहीं लगे, तो थोड़ा सा अपनी ही फील्ड के लोगों को गाइड भी करती जाइए, और उसके बाद फिर हम मजीद फ्लेवर्स के बारे में बात करेंगे केक के। जी देखिए सबसे जो मेरे पास जो भी कोई सीखने आता है, आई मीन इंस्ट्रक्टर ऑल्सो, अच्छा, तो मुझे हमेशा वो कहते हैं कि जी आपने कितना टाइम लगाया, तो मैंने कहा आई हैव लॉस्ट काउंट कि मैंने कितना टाइम लगाया है इसको सीखने पे, क्योंकि ये मेरा पैशन है। तो अगर कोई भी पैशन आपका नहीं है किसी चीज का, आप वो बिजनेस या आप वो चीज परस्यू नहीं करें। सबसे पहली सजेशन तो मेरी है, इफ यू ओनली वांट टू अर्न मनी, तो ये मनी मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि हाँ ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो फिर आप ऐसी ही चीज करें, आप इंजॉय भी करें। मेरे लिए चैलेंज जो भी आता है मैं उसको इंजॉय करती हूँ, और मैं उसको हमेशा ऐसा समझती हूँ कि हाँ ये अगर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया तो एक मेरे लिए एक स्टेप अबव हो जाएगा। तो मैं तो एज ए चैलेंज लेती हूँ, मैं उसे बहुत एंजॉय करती हूँ। लेकिन अगर आप चैलेंज से घबराते हैं तो डेफिनेटली ये वाला काम आपके लिए नहीं हो सकता। बट हाउ यू कैन मेक इट, लेकिन आप कह रही है गाइड करें, तो उसके लिए बहुत डिफरेंट टेक्निक्स अब आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले होता था कि भाई अगर आपने लर्न करना तो आप केक के ऊपर ही डेकोरेट करेंगे क्रीम से या वट, लेकिन अब इतनी टेक्निक्स आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं कि पैन को फ्लिप करते हैं, साइज का केक आपने बनाना है, उसी के पैन को आपने फ्लिप किया, उसको आपने क्लिंग रैप लगाया और उस पर आपने आइसिंग करके डेकोरेशन की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। सो इट्स गोइंग टू मेक इट इजी फॉर यू इन फ्यूचर कि आप वही क्रीम रिपीटेडली प्रैक्टिस करते जाएं, टेक इट ऑफ द पैन और उसको रिफिल करें, अपने पाउच में रिफिल करें, स्टार्ट डेकोरेटिंग। तो ये तो आपके अपने शौक के ऊपर है ना, और वैसे भी जैसे कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता। शौक का कोई मोल नहीं होता, बिल्कुल ठीक कह रही है रिदा। मतलब और ये भी होता है ना कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, यानी फिर जितनी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट होंगी तो आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे उस हवाले से जब आप केक ऑर्डर करते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो रिदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं हम केक बेकिंग से रिलेटेड, क्या ट्रेंड है और किस तरह से लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि केक का तो ये होता है कि आपके इमोशंस भी इसके साथ में ना बहुत जुड़े हुए होते हैं। रिदा जिसकी बर्थडे है उसको लगता है कि उसका केक सबसे अच्छा हो, जिसकी शादी है अगर उसका वेडिंग केक है तो उसको लगता है उसका केक सबसे अच्छा हो। तो मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप लोग फुलफ़िल करते हैं। अब ये बताइए जो फ्लेवर्स हैं
ये भी बड़ा जो है ना प्रॉब्लमेटिक होते हैं फैमिलीज़ के लिए। आधे कहते हैं वनीला कर लें, आधे कहते हैं स्ट्रॉबेरी कर लें, आधे कहते हैं चॉकलेट की तरफ चले जाएं। कैसे आप डिज़ाइन करती हैं? अगर मतलब फैमिली में किसी ने ऑर्डर दिया है तो ब्राइड कुछ कह रही है, उसकी अम्मी कुछ कह रही हैं, या जिसकी बर्थडे गर्ल जो है वो कुछ और कह रही है, बर्थडे बॉय कुछ और कह रहा है, तो किस तरह मैनेज करती हैं? जी देखिए, मोस्टली थीम केक्स का ये होता है कि उनका साइज जो होता है वो अगर ब्रॉड नहीं होता तो टॉल जरूर होता है, तो मोस्टली 2 टीयर्स हमारे यहाँ यूज होते हैं, क्योंकि थीम केक में आपको काफी चीजें डेकोरेट करनी होती हैं, एडजस्ट करनी होती हैं। तो फॉर दैट वी बॉटम टीयर बड़ा होता है और उससे ऊपर वाला जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो वी आस्क देम कि हाउ मेनी गेस्ट आर गोइंग टू बी देयर, और फिर उस हिसाब से हम उसका फ्लेवर एडजस्ट कर देते हैं। कोई ऐसा बहुत ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। मोस्टली 2 फ्लेवर्स की डिमांड होती है। एक ये होता है कि अब जैसे कॉफी या कैरेमल का थोड़ा सा ट्रेंड चल गया है आजकल, तो चॉकलेट और कैरेमल की डिमांड बहुत ज्यादा आती है। पहले वेनिला और चॉकलेट की आती थी, तो उसमें फिर ये होता है कि जो बिगर पार्ट होता है चॉकलेट, और जो उसके टॉप पे फिर डेकोरेटिव उसके लिए पर्पस के लिए यूज करते हैं, थोड़ा सा छोटा टीयर जो होता है हमारा केक का, वो फिर जो भी डिमांड होती है, स्ट्रॉबेरी हो गई, पाइनएप्पल हो गई, वी पुट इट ऑन टॉप, और वो एडजस्ट फिर हो जाता है उस तरह से। सही, उस तरह से फिर वो एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, एक अच्छा केक जो कि किसी गेस्ट के आने पे भी लोग ऑर्डर करते हैं कि चाय के साथ उनको सर्व कर देंगे, तो वो उस हवाले से बताएं कि वो आप किस तरीके से बनाती हैं, और क्या आप उसके अंदर क्या आपका थॉट होता है कि नहीं चले जी सिर्फ गेस्ट के लिए है, तो इसको डिसेंटली एलिगेंटली कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है? हाँ, मोस्टली देखिए पार्टीज वगैरह के लिए भी आजकल, पहले ये होता था कि थोड़ा टी केक्स की तरफ बहुत ज्यादा ट्रेंड होता था, लेकिन अब टी केक्स लोग बस पर्सनली यूज करते हैं। हाँ। कोई भी उनके गेस्ट आ रहे हो तो वो प्रेफर करते हैं कि चॉकलेट केक होना चाहिए, या अगर कोई स्पेसिफिक गेस्ट की रिक्वेस्ट है जैसे कि पाइनएप्पल वगैरह, तो मेरी बस सबसे टॉप प्रायोरिटी जो होती है ना, वो ये होती है, एक तो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, सेकेंडली हर चीज फ्रेश आए। कोई भी चीज ऐसी ना हो कि पहले से आपकी रखी हुई है, क्योंकि जब आपकी रोटेशन में रहती हैं इंग्रेडिएंट्स, तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर, बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स से भी मैं आपको बताऊं इतने अच्छे फ्लेवरफुल केक्स बनते हैं। ये एक मिथ है कि जी केक बनाना या केक को आइस करना है बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। जी जी, बिल्कुल ऐसा नहीं। और 1 से 2 दफा यू जस्ट गेट द हैंग ऑफ इट। कोई भी आजकल तो माशाल्लाह हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो काफी टैलेंटेड हैं, वो 1 से 2 दफा बहुत अच्छी टेक्निक भी सीख लेते हैं, और उनको आइडिया हो जाता है कि हाँ दिस इज द रेसिपी टू कीप, और वो जब रिपीटेडली बनाते हैं तो वेरी गुड। इसी तरह जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी भी यही डिमांड होती है कि रिपीटेडली मूज केक्स वगैरह का आजकल काफी ट्रेंड है, चॉकलेट मूज, क्योंकि चॉकलेट टेकन ओवर तो किसी को चॉकलेट मतलब वो मेल्ट हुई भी हो या किसी भी फॉर्म में हो, तो एवरीवन इज इन डिमांड है बहुत ज्यादा। सही। अच्छा, स्ट्रॉबेरी और जिस तरह से हमने फ्लेवर्स के बारे में बात की, भाई पेस्ट्रीज एंड ऑल दैट, ये भी बहुत ज़्यादा लोग शौक से मंगाते हैं कि छोटा सा केक मंगा लिया, उसके साथ 6 पीस जो है वो पेस्ट्री के मंगा लिए। वो किस तरीके से आप लोग सर्व करते हैं? वो क्या आप लोगों का कॉम्बो होता है, क्या पैकेज होता है, और लोगों को क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या ठीक रहता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप छोटा सा जो है वो केक ऑर्डर करें, और उसके साथ पेस्ट्रीज जो है बेशक उसी फ्लेवर की, वही सेम टेस्ट जो है वो आप उसको पेस्ट्रीज में कन्वर्ट करवा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। गेस्ट के लिए जो है वो सर्व करना भी आसान है, आसान होता है, और मैस भी नहीं होता, और उसको कोई इंडिविजुअल सर्विंग जब इंसान के सामने आती है तो उसे बड़ा पर्सनलाइज टच आता है। हाँ। तो इसका तरीका मोस्टली यही होता है कि हमारे यहाँ आजकल काफी, आपने भी देखा होगा, ट्रेंडिंग में है एक्रेलिक बॉक्सेस आते हैं हमारे स्क्वायर शेप के, या डिजर्ट बॉक्सेस आप कह सकते हैं, स्मॉल साइज के या इस तरह से। तो उसमें ट्रेसलिशियस केक्स वगैरह, जैसे आपने स्ट्रॉबेरी का मेंशन किया, कोई भी फ्रेश फ्रूट जब हम उसमें डालते हैं तो हमें मेन जो एक क्या कहना चाहिए ट्रिकी पार्ट ये होता है कि वो क्रीम मेल्ट हो जाए, क्योंकि फ्लेवरफुल केक्स जो भी होते हैं, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और व्हाटएवर, तो इसमें थोड़ा सा सोकिंग का प्रोसेस होता है, जूसेस के साथ सोक किया जाता है इसको। तो उसमें फिर हमारी कोशिश ये होती है कि ये क्रीम ना बह जाए, क्योंकि वेदर को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल सर्विंग जो है वो ऐसे बॉक्स टाइप की उसमें कर दें, ताकि गेस्ट को खाना भी आसान हो, और सर्विंग जो करें होस्ट उनके लिए भी कन्वीनियंट हो, के बस उन्होंने अगर लेट्स से 30 भी ऑर्डर किए हैं तो वो 30 वो उनको डिलीवर हो जाता है, वो अपने फ्रिज में रखते हैं एंड दे सर्व इट ऑन टाइम। उनके लिए कोई भी उसमें डिफिकल्टी नहीं होती है। तो बहुत अच्छा है कि
क्लियर रहता है, हार्ड पार्ट भी खाने में आसान रहता है। खाने में आसान रहता है। अच्छा रिदा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्योंकि जब गेस्ट आ रहे होते हैं तो सडन बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें ख़वातीन जो हैं वो फिर बहुत ड्रैग हो रही होती हैं कि बाकी चीज़ें भी करनी हैं, बाकी चीज़ें भी फ्राई करनी है या सर्व करनी है। तो एक फ़्रेश केक यानी मेरे घर में या आपने भी, आपके घर में भी यही होता होगा कि आपने ये सुना होगा कि जो फ्रेश केक है भाई, जब गेस्ट आएँ तो उससे थोड़ी देर पहले ही आपने फ्रेश केक मंगवाना है ताकि वो फ्रेश रहेगा। तो अगर ऐसा चाहें, ऐसा करना चाहें कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले या 6-7 घंटे पहले केक मंगवा के फ्रिज में रख दें तो उसकी फ्रेशनेस रहती है उसी तरीके से, या वही कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारी फैमिलीज़ वाला कि नहीं जी गेस्ट आना है तो फिर आपने केक जो है उसी टाइम पर 1 घंटे पहले 15 मिनट पहले ही मंगवाना है ताकि वो फ्रेश रहे। जी, कैसे रख सकते हैं फ्रेश केक? मतलब अगर आप उसको फ्रीज़र कर रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं, तो वो कैसे रहेगा फ्रेश? ये ज़रा टेक्निक बताइए। अच्छा, केक्स का ये होता है कि जैसे देखिए बेकरी पे तो ऑनेस्टली आपको पता है ना कि वो सुबह से ही बना हुआ है। अब आप जितनी देर मंगाएं या जल्दी मंगाएं, डेफिनेटली उन्होंने इमीडिएटली तो आपको बना के नहीं सर्व करे। बट व्हाट यू कैन डू पीस ऑफ माइंड, तो आप आराम से 3-4 घंटे पहले मंगा के अपने पास फ्रिज में रख लें, बट किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे खाने में रखें जो बार बार टच ना हो। मुझे सबसे ज्यादा जो कंसर्न होता है कि मैं बाहर से भी केक परचेज करती हूँ या खुद भी बनाती हूँ कि अगर एक दफा वंस द केक गोज इनसाइड तो फिर बार बार फ्रिज नहीं खुले। ये बहुत ही मतलब आप ट्रिक समझ लें, क्या कह लें, वो है टिप समझ लें कि आपने जब केक को फ्रिज में रखना है ना, उसके बाद आपने कॉन्स्टेंटली फ्रिज को खोलना नहीं है। केक खराब जो होता है वो इसलिए होता है कि अंदर और बाहर का टेम्परेचर बार बार वो एडजस्ट हो रहा होता है, हाँ बिल्कुल खराब हो जाता है। सही, तो बिल्कुल ये नहीं, और भले आप फ्रीजर में भी रख दें फॉर 3-4 आवर्स, इज नॉट, केक फ्रीज ज्यादातर नहीं होता है क्योंकि हमारे गर्म वेदर ही है। तो अगर फ्रीजर में आपके पास कंपार्टमेंट है जो ज्यादातर लोग नहीं खोलेंगे या नहीं टच करेंगे, तो आई वुड सजेस्ट उसे फ्रीजर में रख दें जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली मल्टीपल टेम्परेचर से एक्सपोज ना हो, कभी गर्मी जा रही है कभी ठंडा है। तो ये आपके लिए बेहतर, भले आप सुबह मंगाएं, आप दावत से 2 घंटे पहले मंगाएं, तो केक तो वही रहेगा, लेकिन गर्मी सर्दी की वजह से वो खराब हो जाता है, टेम्परेचर की वजह से जो है केक ख़राब हो जाता है और ज़्यादा देर तक जब लोग रखते हैं। बहुत अच्छी बात की है रिदा ने इस हवाले से, थैंक यू वेरी मच रिदा फॉर योर प्रीशियस टाइम। और बहुत हुई, और बात ये होती है कि आप जब केक मंगाते हैं ना, तो जैसे आपके घर में भी यही होता है, मेरे घर में भी यही होता है कि भाई नहीं, अगर गेस्ट आ रहे हैं तो बिल्कुल आपने जो है 15-20 मिनट पहले ही केक मंगवाना है, केक ऑर्डर करना है। मगर अभी रिदा ने हमें बताया कि नहीं, केक फ्रीज़र किया जा सकता है 3 से 4 घंटे तक, और केक उस जगह पर रखें जहाँ से आपका जो है ये एक्सपोजर नहीं हो कि बार बार कभी फ्रिज आप खोल रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है। तो इस बात का ख्याल रखें, अगर 3-4 घंटे आप फ्रीज़ करना चाहते हैं अपना केक तो यू कैन डू दैट, और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका केक फ्रेश रहेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मिलवाते हैं आपको एक और पर्सनैलिटी से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे ग्लोइंग स्किन के हवाले से, आपके इश्यूज़ के हवाले से कि भाई लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और हेल्थ से लेके स्किन तक प्रॉब्लम्स होते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स का इंस्टेंट सोल्यूशन क्या है? घर बैठे आप अपनी स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, स्किन पे कैसे ग्लो ला सकते हैं, और सबकी ख्वाहिश यही है कि स्किन पे चमक आए, स्किन हेल्दी हो, पिम्पल लेस हो, और स्किन जो है लिफ्ट हो, और स्किन रिजुविनेट भी हो जाए और कोलेजन भी बन जाए। लेकिन ये सारी ख्वाहिशात अगर आप रेमेडीज़ के थ्रू पूरा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है जो कि आपको बताएंगी कि आपके स्किन के जो जितने भी इश्यूज़ हैं वो कैसे दूर किए जा सकते हैं, कैसे ग्लो लाया जा सकता है। शाह भाई ने हमें ज्वाइन किया है। शाह भाई इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल मैं ठीक ठाक। शाह भाई, मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है कराची का, बहुत ज़बरदस्त। अभी आप आ रहे थे तो अच्छा मौसम था। हाँ, थोड़ी सी हब्स भी फील हो रही थी। अच्छा, हब्स होना शुरू हो गई, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मतलब अब थोड़ा सा टाइम इंक्रीज होगा, 12-1 बजे के बाद थोड़ा सा हब्स शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा कंजेशन शुरू हो जाएगा। अभी भी हब्स हो रही है थोड़ी सी, और साथ में मॉइस्चर आ रहा है, पसीना आ रहा है, चिपचिपाहट हो रही है। सही। और इसकी वजह से ये है कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती है। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती है, ऑल्दो कि धूप उस तरह से नहीं निकल रही। धूप तो है ही नहीं ना, बादल है, लेकिन ये है कि फिर वो जब हब्स होता है ना तो फिर हब्स फील भी होता है। तो इसी हब्स में और ऐसी ही सिचुएशन में लोगों को कभी कभी ब्रीदिंग का इशू भी होता है, लोगों को कंजेशन का भी इशू होता है, और घबराहट भी उन्हें फील हो रही होती है। उनको लगता है मैदा भारी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, यानी कि कुछ घुटन हो रही है।
इसके लिए क्या रेमेडी है कि वो क्या खा सकते हैं कि उनको फ्रेश फील हो, उनको लगे नहीं ठीक है हमने जो खाया हुआ है वो हमने हजम किया हुआ है, या हमारा हाजमा बेहतर है, हम एंजाइटिक नहीं हो रहे, क्या रेमेडी? देखिए जिनका भी हाजमा बेहतर नहीं है, सीने पे और ये वाली सिचुएशन की एंजाइटी जो होती है, एंजाइटी फील होती है, घबराहट होती है, जब पेट में जब गैसेस बनती है ना वो दिल की तरफ जाती हैं, दिल हिलने लग जाता है, तो बंदा कहता है कि मैंने खाया क्या था जिसकी वजह से मुझे घबराहट हो रही है, और हल्के हल्के पसीने भी आना शुरू हो जाते हैं, और जिस तरह सांस फूलना ये भी चीज़ हो जाती है। लेकिन ये कंडीशन कार्डियक इशू भी होता है, तो इस वजह से आप अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर लें। और अगर आपको पेट अक्सर आपका गैसेस करता है या एंजाइटी की वजह से भी होता है ये, तो आपने 3-4 चीज़ें बना लेनी है। एक आपने लेना है पुदीना सूखा हुआ पुदीना ले लें, 50 ग्राम, पंसारी से मिल जाता है। सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम और अनारदाना 50 ग्राम। ये 4 चीज़ें हैं, सौंफ, अजवाइन, पुदीना और अनारदाना 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ आप देखिएगा लकड़ हजम पत्थर हजम हो जाएगा। फौरी रिजल्ट है इसका, 10 मिनट में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सांस भी बेहतर हो जाएगी, गैसेस भी खत्म होगी, पेट का फारा भी खत्म हो जाएगा, और अगर तेजाबियत जलन रहती हो ना वो भी ठीक हो जाएगी। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा जी शाह भाई, स्किन के ऊपर बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो बात करेंगे दीगर टॉपिक्स के ऊपर। ये बताइए कि स्किन पे ग्लो और हेल्दी स्किन कैसे मुमकिन है, लेकिन आसान रेमेडी बतानी है, बहुत ही आसान। जो लंबी चौड़ी रेमेडी नहीं कि भाई बहुत दिनों तक करनी पड़े। लोग हमारे जो व्यूवर्स है ना वो कहते नहीं इतना 2-3-4 महीने वाली जो रेमेडी है ना, काम तो है ही नहीं ना। अच्छा, जो चीज आपको पहले दिन ही रिजल्ट ना दे स्किन पे लगाने वाली, या दूसरे दिन ना दे, तो वो समझ लें आप पे कोई रिजल्ट नहीं देगी। राइट, आप अपना वक्त ही जाया करेंगे। जो सबसे ज्यादा बेहतर है स्किन की चमक के लिए, साथ में ग्लो के लिए, लिफ्ट करने के लिए, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, और कलर शाइन करे आपका, 2 टोन चेहरा 1 टोन हो जाए, तो उसके लिए आपने सिर्फ बेलगिरी लेनी है। सूखी हुई बेलगिरी मिलेगी पंसारी की दुकान से। बेलगिरी 20 ग्राम ले लें, और इसमें डालेंगे अनार के फूल 20 ग्राम। सिर्फ ये 2 चीज़ें लेनी है, 20-20 ग्राम। इसको बारीक पाउडर बना लें, और इसमें 50 ग्राम उपटन मिला लें, कोई भी अच्छा वाला उपटन हो, 50 ग्राम मिला लें, मिक्स करके एक जार में रख लें। 1 चम्मच ये पाउडर लिया, या जितना चेहरे पे लग सकता है उतना ही आपने उसमें थोड़ा सा दही मिला लें, या दूध मिला लें, या अर्के गुलाब मिला लें, मिक्स करके पूरे चेहरे पे लगा लें, हाथ पे भी लगा लें। आप 15-20 मिनट रुक जाएं, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखना आपको स्किन भी लिफ्ट मिलेगी, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होगा। इसको अगर कंटिन्यू रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो मुस्तकिल तौर पे हो जाएगा ये। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि 4 महीने 5 महीने इस्तेमाल करें, नहीं। जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। सही, बिल्कुल। आप 7 दिन यूज़ करके बताएं कैसा लग रहा है आपको, कैसा है, कलर भी साफ होगा, हाँ, और ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होंगे, स्किन भी लिफ्ट होगी, स्किन भी लिफ्ट होगी। अच्छा शाह भाई, स्किन से रिलेटेड ना एक इशू ये भी बहुत ज़्यादा होता है लोगों में कि अब उन्होंने रेमेडी की, कलर फेयर हो गया या टोन बेहतर हो गई, लाइटर हो गई, और उसके बाद जो है वो पिंपल्स शुरू हो जाते हैं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या इन्फ्लेमेशन होती है, वो क्यों होती है ये बताएं आप, क्योंकि अक्सर जब स्किन केयर प्रोडक्ट लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो उनका कलर बेहतर हो जाता है, मगर उनका पिंपल्स जो हैं वो बहुत नुमायाँ होते हैं, या वो पहले से मौजूद होते हैं स्किन पे, और स्किन थोड़ा खुरदरी लगना शुरू हो जाती है। तो ये ज़रा बताएं ये इसका क्या हल है? देखें, जो आपने भी ये बात बताई है कि ये पिंपल्स निकल आते हैं, अगर स्किन के अंदर होंगे वो निकलेंगे, लेकिन अगर आप मरकरी वाली चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ें जिनके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ हो, तो वो आपके लिए तकलीफ का बायस बनेगी। अच्छा शाह भाई, इसमें पता है एक ये भी चीज़ होती है कि लोगों का जब कलर डल होता है ना, तो उनके मतलब स्किन के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी लेयर्स होती है, तो उसमें जो पिंपल्स होते हैं वो तो नुमाया नहीं हो रहे होते, लेकिन जब वो स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो अंदर बहुत सारे जो छोटे पिंपल्स होते हैं या जो स्किन की एक्चुअल कंडीशन होती है ना, वो पॉपअप हो रही होती है, और उसके बाद फिर उस पर काम करना पड़ता है लोगों को। वो बताएं कि वो फिर आफ्टर दैट उसके ऊपर किस तरह से काम किया जा सकता है कि आपने कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ की, आप स्किन की जो रियल कंडीशन है उसको बेहतर करने के लिए क्या करें? देखिए, जब जिस तरह आपने कहा ना कि जो स्किन से निकल आए, अब क्या करें, ठीक है ना, उसको ठीक करने के लिए आपने 5 दाने पनीर बूटी के 1 गिलास पानी में डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये सिर्फ 14 डेज इस्तेमाल करें, यानी 14 दिन इस्तेमाल करना है आपने, 2 वीक इस्तेमाल करना है। और लगाने के लिए जो मैंने अभी बेलगिरी वाला बताया आपको फार्मूला, ये आप लगाइए, इंशाल्लाह आप देखिएगा ये जो पिंपल्स अंदर हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे,
अगर बाहर निकले हुए तब भी ख़त्म हो जाएंगे। और जो पनीर की बूटी का पानी पियेंगे ये ब्लड प्योरीफाई, ये खून साफ करेगी। ये एक्नी वालों के लिए भी बेहतर है और पिंपल वालों के लिए भी बेहतर है ये। जैसे पिंपल्स जो हैं वो 25 साल बाद जो निकलते हैं वो पिंपल्स कहलाते हैं, 25 साल से पहले जो निकलते हैं वो एक्नी कहलाती है। राइट, वो ये जो है ना इसके अंदर ये डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि हम स्किन केयर के हवाले से बात कर रहे हैं तो कुछ बात कर लेते हैं हम स्किन इन्फेक्शंस के हवाले से भी, जिन लोगों को स्किन एलर्जी होती है। हाँ। यानी स्किन एलर्जी कुछ लोगों को इस तरह से होती है कि उनको फंगस हो गया, एक दफ़ा फंगस हो गया फिर वो रिपीट हुआ, फिर क्या होता है कि इस तरह से भी लोग बात करते हैं या बताते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं लोगों के कि उनको मोटे दाने भी निकल रहे होते हैं और फंगल इन्फेक्शन भी होता है और वो बार बार उनको हो रहा होता है, रिकरेंट हो रहा होता है। उसकी क्या वजूहत हैं, एक पहली बात, और हल क्या है? देखें, एक तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। दूसरा ये है कि हम कहीं पे भी किसी भी टेबल पे ये बात कर रहे होते हैं, जैसे मेरे हाथ पड़े हुए हैं यहाँ पे ये हैं, अगर कहीं पे हम बाहर भी बैठे हुए हैं दीवार के साथ हाथ लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हम चेहरे को भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कहीं ऐसे ऐसे करने शुरू हो जाते हैं, आप वहाँ के जरासीम उठा के चेहरे पे लगा रहे हैं, तो इससे ये है कि आपको फंगस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, एलर्जीज भी बढ़ जाती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बैक्टीरियाज होती हैं, बाज़ को दिन को तंग करती हैं, बाज़ को रात को तंग करती हैं। अच्छा, हाँ, ये बैक्टीरियाज होते हैं, ये एक दिन को तंग करता है, एक रात को तंग करता है। ये कैसे, रात को एक्टिव हो जाते हैं, एलैबोरेट करें इस बारे में। ये रात को एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। हाँ। तो इसके लिए अलग अलग होती हैं। सही। लेकिन एक ऐसी चीज बता रहा हूँ आपको, अगर किसी भी किस्म की एलर्जी हो बॉडी पे, फेस की बात नहीं कर रहा, आपने गंधक आंवला सार ले लें, उसको बारीक पाउडर बना लें, नारियल के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं, रात को लगाएं, सुबह नहा लें, एक टाइम रोजाना करें और ये कुछ दिन कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए इसे रोक दें आप। दूसरा, अगर चेहरे पे आपको एलर्जी हो रही है तो आपने शात्रा बूटी लेनी है, शात्रा। शात्रा, अच्छा। यहाँ इसकी एक चम्मच, ये पहली दफा आप मैंने सुनी है। नहीं, बड़ी पॉपुलर बूटी है। नहीं, आपसे मतलब पहली दफा। और इसे मस्त्यारा भी कहते हैं लोग। मस्त्यारा भी कहते हैं। मस्त्यारा है। जी हाँ, इसकी एक चम्मच एक गिलास पानी में डिप करते हैं, घास की तरह होती है लेकिन कड़वी होती है, भिगो दिया, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें, एक टाइम रोज़ाना पिएं। ये हर किस्म के फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत बेहतरीन है। ये स्किन एलर्जी भी दूर करती है, साथ में अगर दाने निकल रहे हैं वो भी ख़त्म करती है। लेकिन इसे भी तकरीबन 14 डेज़ इस्तेमाल करना होगा। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन बहुत पुराना है तो फिर 1 मंथ इस्तेमाल करते हैं, वरना ये 8 दिन 10 दिन में ये ख़त्म हो जाती है। 8-10 दिन में फिर ये जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए इन्फेक्शन से रिलेटेड चीज़ें। अब जिनको इन्फ्लेमेशन होती है, यानी रेडनेस हो जाती है स्किन पे, हाँ, उसका क्या? एक ऐसे लाल लाल निशान बन जाते हैं, अर्टिकेरिया कहलाती है ये किसी ख़ास चीज़ के खाने से भी हो जाती है, बेतहाशा मसाला जात से भी हो जाती है, चिकन से भी हो जाती है, बैंगन से हो जाती है, फलों में खरबूजे से हो जाती है। अच्छा। अक्सर लोगों को एलर्जी होती है, ये किस्म की एलर्जी होती है, अर्टिकेरिया कहलाती है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने उन्नाब, 5 दाने उन्नाब के 1 गिलास पानी में डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें आप। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो 1 गिलास पानी में 4 चम्मच शरबत उन्नाब मिलाकर पिएं, दिन में 2 बार, सुबह और रात। आप देखिएगा ये जो अर्टिकेरिया की शिकायत है आपकी, ये कुछ अरसे में मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। वैसे ये 21 दिन इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, 21 दिन इसको इस्तेमाल करना होता है, सही। और फिर उसके बाद ये मुकम्मल, हाँ, ठीक हो जाते हैं। सही। अच्छा, अब जो कुछ ऐसे कंप्लेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसके ऊपर ना लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, वायरल कंप्लेंट्स, वायरल टॉपिक्स रिलेटेड टू द स्किन हेल्थ एंड ऑल दैट। व्हाट आर दीज? क्या कंप्लेंट्स आती हैं आपके पास, क्या सवालात ज़्यादा आते हैं? ज़रा वो लोगों को बताएं कि भाई लोग इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, इस मसले का हल चाहते हैं। देखिए, वायरल इन्फेक्शन जो होती हैं वो 2-4 किस्म की होती हैं। बाज़ लोगों को पेट ख़राब हो जाता है, बाज़ लोगों को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोगों को बुखार होता है, बाज़ लोगों को वॉमिटिंग होती हैं। जी हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आजकल जो इस सीज़न में चला हुआ है उसमें ये है कि मुंह खुश्क हो जाता है और शाम होती है तो बुखार सा फील होना शुरू होता है। और थोड़ी यानी 1-2 घंटे के बाद अगर कोई भी आपने कोई बुखार की कोई टैबलेट या कोई ऐसी चीज़ ले ली तो फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन कल फिर हो जाता है। ऐसे ये रोज़ होने लग गया और इसकी वजह से ये है कि सुस्ती का। और इस मौसम में, अभी जो मौसम का हम जिक्र कर रहे थे, इस मौसम में ये होता है कि कभी आपको लगता है आपको फीवर हो रहा है, कभी आपको लगता है नहीं यू आर फीलिंग डाउन, कभी लगता है नहीं ओके फाइन, एकदम ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, कभी एकदम आपको सर्दी सी लगती है, बुखार सा फील होने लगता है। तो आपने ये अंदरूनी बुखार भी हो तो आपने लेना है, एक लकड़ी आती है ग्लो की लकड़ी, ये हर किस्म के मौसमी बुखार, मलेरिया, टाइफाइड सब में इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन अपने डॉक्टर का भी मशवरा जारी रखना। 1 इंच का टुकड़ा अपने ग्लो की लकड़ी लेनी है और आधी चाय वाली चम्मच जो है अजवाइन लेना है। इसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें, यानी 3-4 दिन पीना होता है। शाम के टाइम पे आपको तकलीफ होती है, आप रोज़ाना शाम को पी लिया करें, भले आपको प्रॉब्लम हो रही हो या नहीं हो रही हो। सिर्फ 3 दिन पी लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, और आपको बहुत, और मुंह का जायका भी बेहतर है। बाद लोगों का मुंह का जायका कड़वा फील हो रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। वेलकम बैक। तो बात हो रही है हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, स्किन केयर के ऊपर, कि कैसे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व किया जाए। तो अब बात करते हैं आशोब चश्म के हवाले से। लोगों की आंखों में भी आजकल बहुत प्रॉब्लम है और उसकी कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। शाह भाई, अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो जाए तो क्या उसकी रेमेडी है, इंस्टेंट रेमेडी? क्योंकि तकलीफ इसमें बहुत होती है, आंखें रेड हो जाती हैं और पानी होता है। सुबह आंखें बंद हो जाती हैं, फिर उसको जोर लगा के खोलना पड़ता है, चिपक जाती हैं आंखें। तो ये इसमें आंखें रेड भी हो रही होती हैं, इसको आंखों की दुखन भी कहते हैं। तो सबसे पहले काम ये कीजिएगा कि ठंडे पानी के छींटे लगाएं आप, और एक ड्रॉप मिलेगा आपको अक्सीर चशम के नाम से, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिएगा, अक्सीर चशम। 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम आंख में डालें आप देखें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अगर 2 दिन में फ़र्क नहीं पड़ता तो प्लीज़ अपने करीबी आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा दें। सही, बिल्कुल, और ज़रूर चेक कराएं। और ये मसला जो है ना, इसको नेग्लिजेंस नहीं दिखानी चाहिए इसमें, क्योंकि ये आई केयर होती है, आई का मसला होता है। लोग इस मसले को बढ़ा देते हैं कि नहीं जी ठीक है, आशोब चश्म है, हाँ बाद लोग खुजाते हैं, खुद ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर खुद अगर ठीक होना होता तो जाहिर सी बात है उसमें इतनी इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही होती। या रेमेडीज करें या डॉक्टर को दिखाएं। और ये भी एक किस्म का इन्फेक्शन होता है। हाँ, ये भी एक तरह का इन्फेक्शन होता है। अच्छा शाह भाई, एड़ियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये बताइए। एड़ियों में जो दर्द होता है वो 2 रीज़न से होती है। एक, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, आपको एड़ियों में भी दर्द होगा, पाँव के पंजों में भी दर्द होगा। अच्छा। अपनी नींद पूरी करें, ये खुद गायब हो जाएगा दर्द आपका। एक ये होता है। एक यूरिक एसिड की वजह से भी होता है, इसमें हल्की हल्की सूजन महसूस होती है, जॉइंट्स में भी सूजन महसूस होती है। अगर आपको यूरिक एसिड की वजह से हो रहा हो तो आपने लेना है, एक बीज आते हैं तुख्म करफ्स, इसे तुख्म करफस भी कहते हैं। इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, और एक बूटी आती है सरफूका, वो भी 1 चम्मच इसी पानी में डाल दें। आप रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम इसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के फेंक दें, पानी पी लें वो आप। 1 टाइम रोज़ाना पीना है सुबह, और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है, महीना 45 दिन करना है। और कोशिश करें लोबिया, चने की दाल, मेथी, पालक, टमाटर, बड़ा गोश्त इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ होती है, जैसे जॉइंट्स में दर्द है, अब उसमें गैप ख़त्म हो जाता है, बाज़-औक़ात गैप बढ़ जाता है, बाज़-औक़ात उसमें कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, खोखली हो रही होती है, टक टक की आवाज़ आती है, और अक्सर औक़ात इसमें स्वेलिंग भी फील होती है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अश्वगंधा जिसे अजगन नागौरी कहते हैं, ये भी 50 ग्राम, काला गोंद 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करना है। 4-5 दिन में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, और जब हो सकता है 2 महीने यूज़ कर लें, 3 महीने कर लें, जब ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें। राइट। और फिर ये रेमेडी जो है ना, ये आपके काम आती हैं, और ये जितनी भी रेमेडीज होती हैं इनको ज़रूर अप्लाई करें और ज़रूर हमारे शो पर जो है फीडबैक दें। हाँ, आपने दर्द की बात की, अक्सर लोग गिर जाते हैं, गिरने के बाद उस टाइम पे पता नहीं चलता, चाहे वॉशरूम में गिरे, घर की फर्श पे गिरे, या बाहर एक्सीडेंट हो जाए, वजह पता नहीं होती कि शुगर लो है, बीपी लो है, या कोई और इशू है। नहीं, ये वजह नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे आप उठ के अपने काम में शुरू हो गए, लेकिन 1-2 दिन के बाद कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। इसको शाटिका पेन कहते हैं, अरकुल निसा का दर्द कहते हैं। इसमें मोरे हिल जाते हैं, L4 और L5 के, और इसमें अगर S1 का मोरा भी दब जाए तो इसमें पाँव सुन होता है, अगर गर्दन की तरफ आ रहा हो तो हाथ सुन हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है चोप चीनी 50 ग्राम, अच्छा, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम,
इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये भी कंटिन्यू आपने 2-3 महीने यूज़ करना है। लेकिन रिजल्ट आपको 5-6 दिन में वाजे मिल जाएगा, आपके दर्द में काफ़ी आराम हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, यानी कि आपकी सिचुएशन। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट और हाई बीपी वाले सब यूज कर सकते हैं। अच्छा, शियाटिका पेन के वाले से कहते हैं ये बहुत टाइम से जाता है, इसके लिए नहीं, बहुत नहीं, ज्यादा जो है ना इसलिए मैंने कहा ना कि 2-3 महीने, लेकिन दर्द में आपके आराम आ जाएगा उसी टाइम पे, सही 24 घंटे में आराम आ जाएगा, और तकरीबन 5-6 दिन में काफी हद तक ठीक होंगे। लेकिन इसको रोकिएगा नहीं, ताकि जो वेन दबी हुई है वो सही हो जाए। सही। अच्छा, मैदे की तेजाबियत और बहुत ज़्यादा ऐसे वॉमिट फील होना, और स्पेशली सुबह के टाइम पर कुछ लोग उठते हैं तो उनको लगता है कि नहीं जी हमें वॉमिट सी आ रही है, उसकी क्या है रेमेडी? देखें, जिनको वॉमिट सी फील हो रही हो, गैसेस तेजाबियत बहुत ज़्यादा फील हो रही हो, तो आपने लेना है तुख्मे बालंगा। तुख्मे बालंगा आधी चाय वाली चम्मच, इसबगोल दाना आधी चाय वाली चम्मच, गोंद कतीरा आधी चम्मच, साबुत लेके 1 गिलास पानी में डिप कर दें और इसे आधे घंटे के लिए रख लें, या रात को भिगो दें, सुबह पी लें निहार पे। इसे चम्मच के साथ शेक करें। जायके के तौर पे थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं आप, क्योंकि ये फीका होता है, ना कड़वा होता है ना मीठा होता है, फीका होता है। इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें, या कोई भी लाल मशरूब आप पीते हैं वो 1 चम्मच मिला लें और वो पी लें। आप देखिएगा मैदे की जलन, पेट की जलन, हाथ पाँव की जलन सब दूर हो जाएगी। सही। अच्छा, अब ये तो जिस तरीके से आप रेमेडीज़ बताते हैं ना, तो यूजुअली लोगों का यही सवाल होता है कि हमें इतनी जो महीनों की रेमेडीज़ होती है ना वो हम नहीं कर पाते, कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो क्या ये 5-6-7 दिनों में जब करते हैं तो फाइनली हो जाता है, इससे रिलीफ मिल जाता है? फ़ायदा तो देखें, ये जो आप एंटी एसिड ले रहे हैं, जो बना के आप तुख्मे बलंगा वाला, ये रिजल्ट आपको पहले दिन ही देगा। आपकी जलन में, पेट मैदे की जलन में, पेट की जलन में, इनमें आराम आ जाएगा आपको। फिर इसे 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन कंटिन्यू कर लें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। अच्छा, ये महीनों वाली चीज़ नहीं है, महीनों ये वाली जब दिल करे यूज़ कर लें, जब दिल करे तो जब इस्तेमाल कर लें। अच्छा जी, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं स्पेशली स्टूडेंट्स की, बच्चों की, क्या रेमेडी है उसके लिए? क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ें लेनी चाहिए? देखिए बेटा, मैं एक चीज़ हमेशा बताता होता हूँ कि जो आंखें कमज़ोर होने की, मेरी ग्लासेस देख लें, मुझे भी लगी हुई हैं, ठीक है ना, तो मैं खा नहीं सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि 6 महीने खाना होता है ये, और हमें मॉर्निंग शो पे आना होता है, कभी उधर तो रह जाती है मुझसे। तो मैं मतलब ये जुमला लाजमी मैं कहता होता हूँ, हाँ, क्योंकि व्यूवर्स देखने वाले मेरे चश्मे को ज़रूर देखते हैं। कहते हैं यार इनको अपना चश्मा लगा हुआ है, आप चश्मा उतारने की दवा बता रहे हैं। देखो, अगर खा सकते हो तो बनाइएगा, अगर नहीं खा सकते हो तो फिर मत बनाइएगा। इसका खाना मुश्किल है, 2 टाइम सुबह शाम 6 महीने खाना है। आपने लेना है गुलमुंडी 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, 3 चीज़ें, गुलमुंडी, सौंफ और मिश्री 100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच, अब बड़े जो हैं खाने वाला 1 चम्मच लें, टेबल स्पून, बच्चे जो हैं 1 चाय वाला चम्मच, दिन में 2 बार, और ये खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। और ये कंटिन्यू 6 महीने तक यूज़ करें। कंटिन्यू 6 महीने। ऐसी मर्द और ख़वातीन आई हैं जो ऐसे सुई में धागा नहीं डाल सकती थी, अब यूँ डालते हैं। जबरदस्त। ये लेकिन बहुत ये है कि बेहतरीन थोड़ी सी, नुस्खा है, लेकिन 6 महीने खाना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है। लेंदी है, हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रोलॉन्ग हो जाएगा ना 6 मंथ्स। कंसिस्टेंसी का ही तो मसला है ना शाह भाई, लोग मेडिसिन भी नहीं कंटिन्यू कर ये पाते। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खानी पड़ेंगी। अब डायबिटिक्स, शुगर किसी को भी है, अब तकरीबन ऐसे लोग हैं मुझे कॉल करके कहते हैं कि कोई ऐसी दवा बताओ कि हमारी शुगर ख़त्म हो जाए। मैंने कहा ऐसी कोई दवा नहीं है। इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप, कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो कमज़ोरी हो रही है उसको दूर कर सकते हैं आप। तो जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है वो सिर्फ 3 जड़ी बूटियाँ ले लें, चंदन के पत्ते, जामुन की गुठली, गुड़ मार बूटी। चंदन के पत्ते, जामुन की गुठली और गुड़ मार बूटी, ये 100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। आप देखना चंद दिन यूज़ करेंगे आप तो आपका शुगर कंट्रोल लेवल पे आना शुरू हो जाएगा, और साथ में मुंह का खुश्क होना और हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग शाह भाई। और बहुत सारे जितने भी इशूज़, मुझे लगता था ना कि कम टाइम में जितनी ज़्यादा डिस्कशन की जा सकती है, तो मैंने शाह भाई से वही सारे मसाइल जो है वो पूछे, लेकिन फिर भी इतने सारे इश्यूज़ होते हैं हेल्थ से रिलेटेड कि इस कम वक्त में जो है पूछना मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब शाह भाई शो पर आएंगे तो डेफिनेटली उनसे करेंगे बहुत सारे सवालात, और आपके सवालात भी उनसे पूछेंगे कि क्या क्या मसाइल हैं, उनका क्या क्या हल है। तो ये जो रेमेडीज़ हैं ज़रूर इसको अप्लाई करें, ज़रूर हमें फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग City at 10।